हेलो, नमस्कार मित्रों। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। अगले व्याख्यान में हमने छायावादी कवि नेरालाजी सूर्यकांत त्रिपाठी की भिक्षुक कविता की विस्तार से चर्चा की और आज हम इस व्याख्यान में छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभों में से एक एवं छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत जी की दो कविताएं द्रुत जरो और सुख दुख के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं पंत जी का परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगले व्याख्यानों में मैं बात कर चुका हूं कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण आंदोलन एवं प्रमुख काव्यधारा रही है। छायावादी कविता वस्तुतः आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्णकाल है, ऐसा कहें तो अनुचित न होगा, क्योंकि खड़ी बोली का चरमोत्कर्ष और पूर्ण विकास जो है छायावादी कवियों के द्वारा, छायावाद के प्रमुख स्तंभों के द्वारा ही हुआ है और पंत जी का इसमें विशेष योगदान माना जा सकता है। छायावाद से पूर्व द्विवेदीकालीन कविता जो है उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की छत्रछाया में मैथिली शरण गुप्त एवं माखनलाल चतुर्वेदी जैसे रचनाकारों ने खड़ी बोली को सजाने संवारने का, परिनिष्ठित बनाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया था, किंतु हकीकत में खड़ी बोली का जो विकास छायावाद में ही हुआ है और इसीलिए ही खड़ी बोली हिंदी कविता में छायावादी आंदोलन को ही या छायावादी कविता को ही इसका स्वर्ण काल माना जाता है। पंत जी ने अपनी सूझबूझ के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा और कुशल प्रतिभा के द्वारा खड़ी बोली हिंदी का सहज, सरल और भावगम्य मार्मिक चित्रण किया है, इसका प्रयोग किया है और प्रकृति, खास करके प्रकृति और सौंदर्य के माध्यम से खड़ी बोली को ये उत्कृष्ट रूप प्रदान करने में सफल हो पाए हैं। तो ऐसे सुश्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म ईसा 1900 में उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश में अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में 20 मई के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था, जो सरकारी नौकरी में थे। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था, जो कि पंत जी को पसंद नहीं था और आगे चलकर पंत जी ने इसे बदलकर सुमित्रानंदन पंत कर दिया। इनकी माता सरस्वती देवी का कहते हैं कि पंत जी के जन्म के कुछ ही समय पश्चात देहावसान हो गया था, यानी कि पंत जी मातृ स्नेह से वंचित
रहे, किंतु मातृ स्नेह की अभाव की पूर्ति प्रकृति ने कर दी है। प्रेम पंत जी प्रकृति के बीच बड़े हुए, प्रकृति के साथ खेले हैं। इनका पूरा बचपन जो है वह प्राकृतिक सौंदर्य के अंतर्गत बीता है। प्रकृति से इनका अभिन्न नाता है और यही कारण है कि इनकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण वो मिलता है, भरपूर या भरपेट प्रकृति चित्रण मिलता है। यहाँ तक कि इन्होंने नारी सौंदर्य से भी प्रकृति सौंदर्य को कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना है या महत्व दिया है। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अब ग्रामांचल में यानी कि अपने गांव में ही हुई। तत्पश्चात वे उच्च शिक्षा के लिए काशी के क्वींस कॉलेज में गए, वहाँ अध्यापन किया और उसके बाद जो है वो इलाहाबाद के मेयो कॉलेज में गए अपने बड़े भाई के साथ। और यह वही समय है 1921 का करीब, जब गांधी स्वाधीनता आंदोलन चला रहे थे। इसी समय पंत जी गांधी के परिचय में आए और महात्मा के विचारों से प्रभावित हुए, गांधी दर्शन से प्रभावित हुए। फलतः इन्होंने अपनी जो शिक्षा छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, तो गांधी आंदोलन में जुड़ गए। कहते फिर कभी इन्होंने इनकी जो पढ़ाई है उसका प्रारंभ नहीं हुआ या कभी पूरी नहीं हुई। पंत जी ने घर पर ही अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत और हिंदी भाषा का अध्ययन किया। तो ऐसे पंत जी के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने कहीं ये निर्देश किया था या इस और इंगित किया था कि निराला जी को छायावाद का महेश माना जाता है, तो पंत जी को छायावाद का विष्णु माना जाता है। प्रकृति के साथ अभिन्न संबंध होने के कारण और इनकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। प्रकृति के चतुर चितेरे या प्रकृति का शिल्पी, ऐसी संज्ञाएं भी इनको दी गई हैं। इन्हें आधुनिक साहित्य का वर्ड्सवर्थ भी कहा गया है। आप लोग शायद जानते होंगे कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद का समर्थक रहा। कालरिज के साथ उसने लिरिकल बैलाड्स लिखा और उसकी भूमिका में ये सारी चीज़ें उसने कबूल की है। ग्रामांचल का चित्रण किया है, प्रकृति का चित्रण किया है, सहज भाषा का प्रयोग किया है। शायद ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रकृति का सहज चित्रण, ग्रामांचल का चित्रण, प्रकृति का चित्रण, प्रकृति के विभिन्न रूपों में आकंठ डूब जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पंत जी में दिखाई देती हैं। अतः इन्हें आधुनिक काल का वर्ड्सवर्थ भी कहा है, इन्हें शब्द शिल्पी भी कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा है। हालांकि सर्वसम्मत रूप से छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, लेकिन ये विभिन्न आचार्यों के मत हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी पंत जी को ही छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंत जी को छायावाद का प्रमुख कवि मानते हैं। बड़े मज़े की बात ये है कि पंत जी का प्रिय जो छंद है वो रोला छंद है, रोला छंद। और जैसे कि इनके रचना काल के दौरान इनकी विचारधाराएं बदलती रही हैं और इसी के अनुरूप
एक समय ऐसा भी आता है जब भी अरविंद दर्शन से, महर्षि अरविंद से, इनके विचारों से, इनकी रचना भगवत दर्शन से ये प्रभावित होते हैं और फिर अंतश्चेतना की ओर जुड़ जाते हैं, साधना की ओर जुड़ जाते हैं। कई दिनों तक वो बिल्कुल मौन साधना में बैठ जाया करते थे और ईश्वरीय तत्व से और प्रकृति जो तत्व है उसमें वो मिलने की कोशिश करते थे। तो ऐसे अरविंद दर्शन का इन पर प्रभाव है और इसी से इनके पूरे जीवन की दिशा जो है वो बदल गई है ऐसा लगता है। अपनी सूक्ष्म कोमल कल्पना के लिए पंत जी हिंदी छायावादी कविता में सुविख्यात या लब्ध प्रतिष्ठित है और इसी के कारण ही कभी कभी इन्हें कोमल कांत पदावली का कवि, कोमल कांत पदावली का कवि इन्हें कहा गया है। ठीक है। इनकी रचनाओं में मूर्त पदार्थों का अमूर्त उपमान देने की जो परंपरा है वो पंत जी से ही होती है। हिंदी कविता में मूर्त उपमानों को अमूर्त जो रूप या संज्ञाएं देने की जो परंपरा है वो पंत जी से ही प्रारंभ होती है। ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि भाषा के प्रति बड़े सचेत से, अपनी सूझबूझ से, अपने बुद्धि कौशल से और बिल्कुल गंभीरता से इन्होंने भाषा को सजाया है, संवारा है और इसका मार्मिक प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत जी ने जो है चित्र भाषा का नाम दिया है। पंत जी खुद कहते हैं चित्र भाषा, प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में इन्होंने प्रकृति के उपमानों का जो चित्रण किया है, जिन दृश्यों का चित्रण किया है, तो उन्हें वो चित्र भाषा कहते हैं। इनका काव्य क्षितिज यानी कि इनका रचना काल जो है वो 1916 से 1977 तक माना जाता है। इनका जन्म यानी जीवन काल 1900 से 1977 तक और इनका रचना काल जो है वो 1916 से 1977 तक फैला था। और कहते हैं कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला सन 1968 में इनकी रचना चिदंबरा के लिए। और इनकी पहली कविता जो है, जैसे कि मैंने कहा कि 1916 से इनका रचना काल प्रारंभ माना जाता है, तो इनकी पहली कविता जो है गिरजे का घंटा, वह 1916 में प्रकाशित हुई। और इनकी जो छायावादी रचना है, सर्वप्रथम छायावादी रचना वह है उच्छ्वास, जो कि 1920 में प्रकाशित हुई। इनका जो पल्लव काव्य संग्रह जो है, ये पल्लव काव्य संग्रह जो है वह छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो है, ऐसा स्वयं पंत जी ने पल्लव की भूमिका में स्वीकार किया है या इसकी घोषणा की है। यानी कि छायावाद का प्रारंभ जो है वो यहीं से होता है, ऐसा इनका मानना है। और इनकी दूसरी रचना जो है युगांत, तो ये युगांत रचना जो है ये दो बातों को हमारे सामने प्रकट करती हैं। एक तो किसी युग का अंत यानी छायावाद के अंत का घोषणा पत्र है। छायावाद के आरंभ का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो पल्लव में है, तो युगांत जो है उस युगांत में छायावाद के अंत का घोषणा पत्र है और प्रगतिवाद के प्रारंभ की और संकेत है। दो बातें एक साथ चलती हैं, प्रगतिवाद के प्रारंभ की और संकेत हैं। 1936 के करीब ये जो बात है। और इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी के विकास में पंत जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है
और योगदान माना जाता है। नेक्स्ट, पंत जी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पंत जी की रचनाओं को हम 4 भागों में विभाजित करेंगे, जैसे कि छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं, अरविंद दर्शनवादी यानी कि अंतश्चेतनावादी रचनाएं, और अंतिम जो है वो मानवतावादी या नव्य मानवतावादी जो रचनाएं हैं। तो छायावादी रचनाएं जो हैं इनकी, वो 1918 से 1934 तक का जो काल है उसी दौरान रची गई हैं। उसमें इनकी जो उनका पहली छायावादी रचना उच्छ्वास, ये 1920 में लिखी गई हैं। तत्पश्चात ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। तो इस प्रकार उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन ये सुमित्रानंदन पंत जी की छायावादी रचनाएं हैं, जो कि 1918 से 1934 के बीच लिखी गई हैं। मित्रों, आपकी जो कविता द्रुत जरो कविता, ये गुंजन काव्य संग्रह से चुनी गई हैं या संकलित की गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि भाई द्रुत जरो, पंत जी रचित द्रुत जरो कविता या रचना किस काव्य संग्रह से अवतरित की गई हैं या संकलित की गई हैं, तो फिर आपको इसका उत्तर देना होगा गुंजन काव्य संग्रह, जो 1932 में लिखा गया। तत्पश्चात पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं आती हैं। तो इनका समय जो है वह है 1935 से लेकर 1945 तक। इसमें 3 इनके जो काव्य संग्रह हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। जैसे अभी मैंने कहा कि युगांत छायावाद के अंत का घोषणा पत्र है और प्रगतिवाद के आरंभ की ओर संकेत हैं। तो युगांत से प्रारंभ होता है प्रगतिवाद का, जो कि 1936 में लिखा गया है। तत्पश्चात युगवाणी, तो ये पूरे युग की वाणी है, प्रगतिवादी युग की वाणी है, जो 1939 में लिखी गई हैं। और तत्पश्चात ग्राम्य 1940 में लिखी गई है। तो इस प्रकार युगांत, युगवाणी और ग्राम्य ये पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं, जो कि 1935 से 1945 के बीच रची गई हैं। इसके पहले छायावादी रचनाएं, तो उसमें उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि और गुंजन, ये 1918 से 1934 के बीच लिखी गई है। तत्पश्चात तीसरा पड़ाव या तीसरी विचारधारा जो है वह है अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं, यानी अंतश्चेतनावादी रचना का काल, जो कि 1946 से 1949 तक चलता है। और इसी बीच पंत जी ने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है, जिसमें स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगांतर 1948 और युगपथ ये भी 1948। तो इस प्रकार 4 जो काव्य संग्रह हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ, ये पंत जी की अंतश्चेतनावादी रचनाएं या काव्य संग्रह हैं। और तत्पश्चात 1949 से लेकर 1949 के बाद की जो रचनाएं हैं उसे हम मानवतावादी या नव्य मानवतावादी रचनाएं या विचारधारा कहेंगे, जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें इनकी चिदंबरा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किए हुए हैं, 1959 के दौरान ये रचना लिखी गई हैं। तत्पश्चात इनकी लोकायतन, जिसको साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है, जो
64 में लिखा गया। पतझर, अभिषिक्ता, रजत शिखर, समाधिता, अतिमा 1955 में लिखी गई। बाप्पी 1957 में लिखी गई। तो कला और बूढ़ा चाँद बड़ी महत्वपूर्ण रचना है जो 1959 में लिखी गई। शशि की पाँव फटने से पहले और शशि की तरी आदि जो रचनाएं हैं इनकी मानवतावादी या नव्य मानवतावादी रचनाएं मानी जाती हैं। तो इस प्रकार पंत जी की समग्र काव्य रचनाओं को हम 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। इन्हें हम पंत जी की काव्य साधना के 4 पड़ाव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पड़ाव जो हैं वे हैं छायावाद, प्रगतिवाद, अंतश्चेतनावाद और मानवतावाद। पंत जी की रचनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और विशेष तथ्य जो उभर कर आते हैं ये इस प्रकार हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाएं वीणा, पल्लव आदि में प्रकृति प्रेम देखा जाता है। प्रकृति का जी भरकर चित्रण किया गया है और इसमें रहस्यवादिता है, जबकि इनकी अन्य जो रचनाएं हैं ग्रंथि और गुंजन, हम प्रारंभिक रचनाओं की बात करते हैं, हम छायावादी रचनाओं की बात करते हैं। इस छायावादी रचनाओं में भी हमें 2 प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। पहली 2 रचनाएं जो हैं उन रचनाओं में वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम है, प्रकृति के चित्र हैं और इसमें रहस्यवाद है। जबकि ग्रंथि और गुंजन जो हैं उसमें नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है, नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि एक तरफ कवि वीणा का कवि है जो प्रकृति पर मुग्ध होकर बालाओं के सौंदर्य की उपेक्षा करता है। एक और वीणा का कवि है जो प्रकृति की ओर मुग्ध हो जाता है। हम पहले भी दिखाए हैं कि, और मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति से ये इतने मिले हुए थे कि इन्होंने प्रकृति के सामने नारी सौंदर्य को नगण्य माना है। ठीक है, प्रकृति सौंदर्य को ही अधिक महत्व दिया है। तो वीणा का कवि जो है वो प्रकृति के सौंदर्य को नारी के सौंदर्य से अधिक मानता है और नारी सौंदर्य की या बालाओं के सौंदर्य की उन्होंने अवज्ञा की है। इनकी ये बहुचर्चित पंक्तियाँ, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से नाता, बाले तेरे बाल झाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, बहुचर्चित पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर शुद्ध रूप में प्रकृतिवादी पंत जो हैं इसके दर्शन होते हैं। यहाँ प्रकृति का खुलकर चित्रण किया है। प्रकृति के साथ पंत जी ने अपना अभिन्न नाता जो है बताया है। इस संसार में प्रकृति से बढ़कर और कोई सुंदर चीज़ नहीं है, ऐसा शायद इनका मानना है। और इसीलिए ये बालाओं के सौंदर्य या सौंदर्य का या नारी सौंदर्य की उपेक्षा करते हैं। कहते हैं कि नारी की सुंदरता है, नारी सुंदर है, लेकिन प्रकृति की सुंदरता को छोड़कर मैं नारी सुंदरी के बखान नहीं कर सकता। तो दूसरी ओर जो है वो गुंजन का कवि है। एक तरफ वीणा का कवि जो है प्रकृति की बात करता है, दूसरी ओर गुंजन का कवि है जिसके लिए नारी सौंदर्य जो है वो प्रकृति सौंदर्य से बढ़कर है। उन्होंने खुलकर नारी सौंदर्य की बात की है। और ये पंक्तियाँ देखिए, तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, लग गई मधु के वन में ज्वार। तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, लग गई मधु के वन में ज्वाल, खड़े किंशुक अनार कचनार, खड़े किंशुक अनार कचनार,
लालसा की लौ से उठे लाल, लालसा की लौ से उठे लाल। तो यहाँ पर जो ज्वाल लगने की बात है, मधु के वन में प्रकृति की बात है। जो प्रकृति है ना, प्रकृति के मन में एक ज्वाल लगे हैं, ईर्षा, ईर्षा भाव जो है। पंत जी ने जो नारी सौंदर्य का वर्णन किया है, नारी सौंदर्य के जो चित्र उकेरे हैं, उससे मधु के हृदय में ज्वाला लग गई है, आग लगी हुई है, खड़े खड़े वो जल रहा है। यहाँ जो है पंत जी ने बहुत बढ़ चढ़कर नारी सौंदर्य की बात की है। तीसरी बात ये है कि युगांत रचना, युगांत ये पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना है, और इसमें छायावाद के अंत की घोषणा के साथ साथ प्रगतिवाद के प्रारंभ या उदय का संकेत किया गया है। इनकी एक अन्य रचना कला और बूढ़ा चांद में कवि ने 1958 में रचित कविताओं का संकलन किया गया है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा, उत्तरा आदि रचनाओं में देखिए, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, अतिमा, उत्तरा आदि रचनाओं में अतिमानस के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई है, जो वास्तविक जगत से मेल नहीं खाती। यानी कवि अपने अंतरतम में उतर जाता है और रहस्यमयी जो चीज़ें हैं, ईश्वरीय तत्व जो है, साधना पथ है, उस पर अग्रसर होता है, और इस प्रकार उसकी पूरी जो जीवन दिशा और उसका जीवन क्रम जो है वो शायद बदलता हुआ नजर आता है। तो कहते हैं युगवाणी जो इनका काव्य संग्रह है, इसमें पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है। प्रगतिवाद, युग की वीणा, वीणा जो बजती हैं, वीणा के तारों को जब झंकृत करते हैं तो उसमें से सुर निकलते हैं। तो कहते हैं युगवाणी जो है वो पूरे युग की वीणा है, युग के स्वर जो हैं, युग की विचारधारा जो है, युग की समस्याएं जो हैं, वो पूरी की पूरी जो चीज़ हैं वो वीणा में, युगवाणी में हमें मिलते हैं, और इसीलिए उसे वीणा कहा है, युगवाणी को पूरे युग की वीणा कहा है। पंत जी ने